हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स सितंबर 25 वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी पूजा है तो वह एंजॉय करो। मैंने सोचा था कि जब एग्जाम्स कंप्लीट होंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर बिजनेस लॉ का आपके साथ डिस्कस करूँगा। बच्चों का रिव्यू था आपके बाद कि पेपर सर अच्छा था, पेपर हमारा सही गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े थे क्लास में, वही आए एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर नोट से ही थे। तो पेपर हमें बहुत अच्छा लगा सर, सही था। तो मैंने सोचा कि पेपर डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं अपना रिव्यू बताता हूँ कि पेपर कैसा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। VG एंड PG वर ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स फॉर द लास्ट 7 years। वो एक दूसरे से फंड्स बोरो करते थे सर। विद इन अ वीक्स टाइम वो क्या करते थे, रिफंड भी कर देते थे। पहले बोरो किया और फिर पैसा वापस दे दिया। यही प्रैक्टिस वो लास्ट 5 सालों से करते आ रहे। अब 25 जनवरी को क्या हुआ, पीजी सोच रहा था कि 20,000 शेयर्स हम लेंगे एक अनलिस्टेड कंपनी के, वो भी 500 रुपए करके। बट क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था तो उसने वीजी से पैसा मांगा 40 लाख। तो इसका मतलब वीजी ने उसे 40 लाख दिया पीजी को। तो इसका मतलब याद रखो, वीजी को पैसा मिलने वाला है, वीजी के बुक्स में आएगा रिसीवेबल। क्लियर? तो वीजी ने लोन दिया। अब 3 महीने के बाद क्या हुआ, वीजी ने उसे रिमाइंड किया कि तुमने तो पैसा मुझे रिफंड नहीं किया। नॉर्मली क्या हो रहा था, पैसा रिफंड कर दे रहे थे वो लोग विद इन अ वीक्स टाइम, लेकिन यहाँ पर पैसा रिफंड नहीं किया। तो पीजी ने उसे क्या बोला कि देखो मैं शेयर्स बेचना चाहता था एट अ प्राइस विच इज 10% मोर ऑफ द कॉस्ट प्राइस, बट मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्केट प्राइस नहीं चल रहा उस हिसाब से। तो उसने बोला, तो अब पीजी ने क्या बोला वीजी को, एक काम कर, तू मेरे बिहाफ में शेयर्स बेच दे और जो भी पैसा आएगा उसमें से तुम अपना 40 लाख प्लस इंटरेस्ट रख लेना। इसका मतलब क्या हुआ सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर पीजी वीजी को बोल रहा है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्योंकि उसके बिहाफ में बेचेगा। ठीक है, और मिस्टर वीजी मान भी गया। लेकिन 15 दिन के बाद क्या हुआ, जब मार्केट रिकवर करना शुरू हुआ तो पीजी ने क्या किया, अपना ऑथराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिवोक कर दिया और बोला कि मैं खुद ही बेचने वाला हूं। अब क्वेश्चन ये पूछता है रिवोकेशन लॉफुल है या नहीं। मतलब क्वेश्चन ये है बेसिकली, पीजी को 40 लाख रुपीस बेसिकली देना था वीजी को। वो क्या क्या, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एंटर किया और बोला जितना पैसा मिलने वाला है उसमें से 40 लाख प्लस इंटरेस्ट तुम अपना रख लेना। एंड फिर क्या क्या, एजेंसी को रिवोक कर दिया। बहुत स्मार्ट है यहाँ पर। जैसे एजेंसी को रिवोक किया, उसे क्या लगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हमने पढ़ा था रिवोकेशन ऑफ एजेंसी कंसेप्ट कि अगर एजेंट पर्सनली इंटरेस्टेड है तो फिर एजेंसी बिकम्स इरिवोकेबल। मतलब यहाँ पर तुम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो रिवोकेशन है वो क्या है, अनलॉफुल। तो तुम्हें वो प्रोविजन कोट करना पड़ेगा रिवोकेशन ऑफ एजेंसी वाला। ये हमने नोट्स में ही पढ़ा था और मैंने एग्जाम्पल भी लिया था इसका, वो मूवी का या फिल्म का मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना एजेंसी बिकम्स इरिवोकेबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिस्टर जीएस फेमस जनरल स्टोर इन एनके मार्केट दिल्ली, उसे एक 5 किलो का ऑर्डर मिला, वो भी मामरा बादाम। अब मामरा बादाम बेसिकली बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है, एक्सपेंसिव होता है, 3,400 रुपए 1 किलो। ठीक है, फ्रॉम पीके। तो जीएस को ऑर्डर मिला कि डिलीवर करना था उसके घर पे। अब डिलीवरी बॉय पहुंचा, किसका डिलीवरी बॉय, वो जीएस जनरल स्टोर का। अब जैसे वो पीके के घर पे पहुंचा, पीके का घर बंद है, तो डिलीवरी बॉय ने क्या किया, उसके फोन में कॉल किया एंड उसे बोला कि मतलब जब डिलीवरी बॉय ने फोन किया, मतलब डिलीवरी बॉय ने कॉल किया, तो पीके क्या बोला, टू हैंड ओवर द गुड्स टू हिज नेबर। तो सिंपल है, मतलब उसका घर तो बंद था तो उसने बोले काम करो मेरे पड़ोसी को दे दो 5 किलो बादाम। अब जो उसका पड़ोसी था, पड़ोसी कौन था सर, मिस्टर शाह। अब मिस शाह जो उसकी वाइफ है, उसको नहीं पता कि मामरा बादाम जो है वो उसके मिस्टर शाह ने बाई किया है। उसे तो लगा कि मिस्टर शाह ने बाई किया होगा, तो उसे नहीं पता। तो उसने क्या किया, मिक्स कर दिया मामरा बादाम को विथ कैलिफोर्निया आलमंड, मतलब मामरा बादाम को मिक्स कर दिया कैलिफोर्निया बादाम के साथ। और मिस्टर शाह ने फिर जब उसे बोला, when मिस्टर शाह टोल्ड दैट मामरा बादाम वाज बिलोंगिंग टू पीके, तो उसने क्या किया, she again packed the 5 kg मामरा बादाम and delivered it to पीके। तो उसने क्या किया, मतलब मिस्टर शाह ने बोला कि भाई देखो ये हमारा नहीं था, किसी और का है,
तुमने मिक्स कर दिया, तो अब इसने क्या किया, वही पैक किया और पैक करके डिलीवर कर दिया पीके को। अब पीके को पता चलता है, तो जब पीके को पता चलता है, पीके बोलता है कि मैं रिटर्न कर दूंगा जीए स्टोर को बाय सेइंग इट इज नॉट अप टू द क्वालिटी, और पीके ने रिफ्यूज नहीं किया, मतलब पीके रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, पीके बोला मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला क्योंकि क्वालिटी का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर तुम्हें याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यहाँ पर बेली कौन है सर, शाह फैमिली। जब गुड्स शाह फैमिली के पास गया तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, गुड्स का ध्यान रखे और नॉट टू मिक्स द गुड्स। गुड्स था तो पीके का, हु इज द बेलर, बट गुड्स गया किसके पास, शाह के पास, और उनका जिम्मेदारी था गुड्स का ध्यान रखना और मिक्स ना करना। और इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर तुम मिक्स कर देते हो तो फिर चेक करोगे सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है। इस केस में नॉन सेपरेबल है, और अगर नॉन सेपरेबल है तो पूरा का पूरा लॉस कंपेंसेट किया जाएगा। तो रेमेडी अवेलेबल क्या है पीके को, पूरा का पूरा लॉस का कंपेंसेशन क्लेम किया जाएगा फ्रॉम शाह फैमिली, मतलब मिस्टर एंड मिस शाह से क्लेम किया जाएगा। सर कितना क्लेम करेंगे, 3400 पर केजी, 5 किलो का बादाम, तो 3400 इंटू 5, पूरा का पूरा नुकसान क्लेम किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं सर, क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। ऑब्वियसली यस, हमने पढ़े थे कंपनी खुद अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था। तो कंपनी इज ऑब्वियसली एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब एक्सप्लेन हाउ द ऑथराइजेशन बाय बीटा लिमिटेड अ कंपनी कैन बी मेड इन केस इट डज नॉट हैव अ कॉमन सील, ये हमने पढ़ा था, कॉमन सील हैज बिकम ऑप्शनल। अगर कॉमन सील नहीं है तो क्या करेंगे सर, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दें या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर प्लस 1 सीएस, नहीं तो फिर 2 डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चन भी सर स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स। देखो सारे क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने पढ़े नोट से है, प्लस सिमिलर एग्जांपल्स हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे। जो मेरा रेगुलर बैच था वहां पर मैंने बहुत डिटेल में ये सब एग्जांपल्स हमने कवर किए थे बहुत इजीली। नेक्स्ट क्या है सर, एबीसी पार्टनर्स, ये क्वेश्चन तो एज इट इज क्वेश्चन बैंक में था मेरे, एज इट इज क्वेश्चन बैंक का वाला क्वेश्चन है ये। अनरजिस्टर्ड फर्म है एबीसी एसोसिएट्स, सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना है। सिंपल है, यहाँ पर सूट फाइल किया है अगेंस्ट एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट हु हैड स्टोलन द गुड्स। अब ये स्टोलन द गुड्स है, ये क्या है बेसिकली, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल सूट तो तुम फाइल कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। नोट अगर प्रोविजन याद है तो अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्रिमिनल सूट तो तुम फाइल कर सकते हो, इट्स वैलिड। सेकंड, एक पार्टनर ने सूट फाइल किया पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट फॉर क्लेमिंग शेयर ऑन डिसोल्यूशन। हमने बोला था कि एक पार्टनर फर्म के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकता एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये सूट भी सर क्या है, वैलिड है। ये हमने एज इट इज नोट्स में है, प्लस एज इट इज क्वेश्चन बैंक में भी, प्लस मुझे याद है हमने जब मॉक एग्जाम किया था ऑफलाइन में तो यही क्वेश्चन मैंने मॉक एग्जाम में भी शायद दिया था, सिमिलर क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जो भी, ठीक है। नेक्स्ट, एम ने सूट फाइल किया फर्म के अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ 10,000। मुझे बताओ एम, अब एम कौन है सर, एम पार्टनर नहीं है, देखो पार्टनर तो एबीसी है, एम तो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी तो सूट फाइल ही कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थर्ड पार्टी को तो प्रोटेक्शन दिया गया है, थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकता है, तो ये वैलिड। अब एम जो है ऑल्सो ओड 4,000, मतलब एम को पैसा देना भी था 4,000, पैसा लेना भी 10,000, तो लेना जो 10,000 है वो तो वैलिड है। अब फर्म ने क्या किया, सेट ऑफ क्लेम किया 4,000, फर्म ने बोला देखो हमें 10,000 देना है, 4,000 लेना है, तो हमें 6,000 देना है, तो ये जो सेट ऑफ है ये तुम क्लेम नहीं कर सकते, सेट ऑफ हम सिर्फ 100 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड है सेट ऑफ, और रिकवरी वाला जो सूट है ये वैलिड है। डन है, तो तुम्हें उसी हिसाब से लिखना है मेंटेनेबल या नॉट मेंटेनेबल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब इससे और इंस्टीट्यूट क्या ही कर सकता है। X offered to sell Y a machine for 5 लाख रुपए, Y ने रिफ्यूज किया बाई करने के लिए, ऑफर टू सेल है, देखो ऑफर टू सेल इसका मतलब क्या है सर, अग्रीमेंट टू सेल। Y ने बोला कि अनलेस मशीन इज रनिंग कंडीशन तब तक नहीं खरीदने वाला, X ने बोला ठीक है मशीन को हम रिपेयर करके आपको दे देंगे, लेकिन जब उसने रिपेयर करना शुरू किया तो मशीन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया विदाउट द फॉल्ट। विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजन एग्जामिन वेदर X कैन रिकवर द प्राइस। सिंपल है सर, ऑफर टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल का तुम्हें वो डेफिनेशन लिखना है कि अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है सर, सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है इमीडिएटली, अग्रीमेंट टू सेल में सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है ऑन ए फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट कब, आइदर पर्टिकुलर डेट में या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जब फुलफिल होता है तब, प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता। अब
अग्रीमेंट टू सेल तो है ही सर, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, मशीन डिस्ट्रॉय हुआ है। जब अग्रीमेंट किया उसके बाद, इसका मतलब इट्स अ सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुआ, अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। तो अगर वॉइड ही हो गया तो प्राइस रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है, प्राइस रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अग्रीमेंट टू सेल प्लस सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी दोनों तुम्हें लिख के आना है। ये वाला क्वेश्चन यूनिफॉर्म वाला एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज डिट्टो हमने किया था क्लास में, एज इट इज। तो यहाँ पर क्या था, यूनिफॉर्म का पर्पस उसने नहीं बताया था, जो बायर है उसने अपना पर्पस ही नहीं बताया। जब पर्पस ही नहीं बताया तो सेलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, तो मैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर भी लिख सकते हो, प्लस कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस भी लिख सकते हो कि बायर ने यहाँ पर पर्टिकुलर पर्पस बताया नहीं, क्योंकि नहीं बताया तो 10 बायर के पास कोई रेमेडी नहीं है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड इजी स्ट्रेट क्वेश्चन, मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ घुमाया नहीं तुम्हें, इंस्टीट्यूट ने बोला तुम मार्क्स ले लो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन इन 3 डिफरेंसेस। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, पूरा नोट्स में मैंने डिफरेंस भी लिखा है नोट्स में, मैंने तुम्हें कंटेंट भी दिया था, आई थिंक 5 to 6 पॉइंट्स इसमें था, 5 to 6 पॉइंट्स इसमें था, तो आराम से तुम 7 मार्क्स के लिए आराम से तुम लिख सकते हो। कुछ इसमें ऐसा मतलब ऐसा तोड़ नहीं है इसमें, कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। फिर एलएलपी, सर एलएलपी हमने बोला था एलएलपी तुम बना सकते हो बट नॉन प्रॉफिट, और अगर तुम्हें नॉन प्रॉफिट के लिए तुम एलएलपी नहीं फॉर्म कर सकते, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है, वो वैसे बनेगा। एलएलपी क्या मतलब सिंपल है, एलएलपी फॉर्म किया जाएगा फॉर अ प्रॉफिटेबल पर्पस, नॉन प्रॉफिट के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। तो वेदर एड्यूलेड एलएलपी मतलब एड्यूडेड एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस अबव पर्पस, मतलब चैरिटेबल पर्पस, आंसर इज नो। चैरिटेबल की तो तुम फॉर्म ही नहीं कर सकते, कोई चांस। सेकंड हमने बोला था सर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा और एक पार्टनर कौन होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ए एंड बी कौन है, नॉन रेसिडेंट है, ए एंड बी कौन है सर, नॉन रेसिडेंट है, तो कैन दे बी अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो 2 तो रखोगे बट एक रेसिडेंट होना चाहिए, तो ए एंड बी को तुम अपॉइंट यहाँ पर क्या करोगे, अपॉइंट नहीं कर सकते ऐसे डेजिग्नेट, क्योंकि इधर रेसिडेंट नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, देखो सिंपल, आइदर यू कैन अपॉइंट ए और बी, लेकिन उसके साथ तुम्हें एक रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक सी डी एन, ठीक है। आइदर ए को अपॉइंट कर लो या बी को अपॉइंट कर लो, लेकिन उसके साथ एक रेसिडेंट सी डी और ई, ठीक है। तो तुम्हें वैसे ही आंसर में सिंपल तुम्हें लिखना है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होगा, तो एक रेसिडेंट कैसे होगा, 10 लिखना, 10 ए और बी, वन ऑफ देम कैन बी अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर along with a partner, a resident partner, along with a resident partner who can be C, D or E, who can be C, D or E, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्टर्ड है, 3 पार्टनर्स है सर, पार्टनरशिप एट विल है, याद रखना रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप एट विल है। एक्स एक सीनियर पार्टनर था, वो रिटायर किया और उसने अपने सारे का सारा शेयर, सारा का सारा जो उसका पार्टनरशिप में हिस्सा था वो उसने बेच डाला उसके पोते को, ग्रैंडसन मिस्टर एस, जो माइनर था, जो बेचारा बच्चा ही था, और बच्चे को पार्टनरशिप में शेयर मिल गया। अब मिस्टर जेड वाज नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा पार्टनर नहीं चाहता था कि उसका पोता पार्टनर मतलब फर्म के अंदर आए, बट व्हेन दे केम टू नो दैट मिस्टर एस इज अ माइनर, तो उन्होंने एडमिट किया एस को एज अ पार्टनर। अब देखो यहाँ पर उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है ना, दे अग्रीड टू एडमिट मिस्टर एस एज अ पार्टनर। देखो माइनर, हमने बोला था माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो उन्होंने जो लिखा है ना एडमिट एस एज अ पार्टनर, आई थिंक या तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में उनसे कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि पार्टनर तो तुम बना ही नहीं सकते, तुम उन्हें एडमिट कर सकते हो एज अ बेनिफिट टू पार्टनरशिप, मतलब बेनिफिशियरी के साथ तुम ऐसे एडमिट कर सकते हो विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो आई ठीक है, आगे देखते क्या, ऑन 5 अक्टूबर एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो 17 साल ये माइनर था, अब 5 तारीख को एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन एस ने नोटिस किया दैट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स वर डिस्प्लेइंग अ स्मॉल अमाउंट एज अ प्रॉफिट डिस्पाइट अ ह्यूज टर्नओवर। एस ने नोटिस किया कि ह्यूज टर्नओवर था लेकिन उसका जो प्रॉफिट हम बहुत कम दिखा रहे, तो जब उन्होंने दूसरे पार्टनर्स के बारे में पूछा तो पता चला कि एक क्लाइंट है जिसने फीस पे नहीं किया, मतलब बेसिकली उन्होंने बैड डेट रिकॉर्ड किया होगा, इसलिए उनका प्रॉफिट कम गया होगा। तो एस ने डिसाइड किया दूसरे पार्टनर टी को स्यू करने के लिए फॉर रिकवरी ऑफ फीस एंड सेंट अ नोटिस फॉर द सेम, मतलब वो चाहता था दूसरे बेसिकली कि एक सेकंड रुको, नहीं उसका क्लाइंट है टी, सॉरी हाँ, उसने डिसाइड किया एक क्लाइंट है उसी को स्यू करने का डिसाइड किया, ठीक है ओके। मिस्टर टी आर्ग्यू, अब टी ने क्या बोला, जो टी उसका क्लाइंट है क्या बोला, मिस्टर एस कैन नॉट स्यू हिम, व्हाई, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस ऑफ रिमेनिंग अ पार्टनर। तो ये उसने बोला,
मतलब टी का कहना था कि देखो ये पार्टनर ही नहीं है, अगर पार्टनर ही नहीं है तो स्यू कैसे करोगे, स्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब विद रेफरेंस टू द प्रोविजन डिसाइड वेदर मिस्टर एक्स कैन रिटायर, मुझे बताओ जो एक्स है वो पार्टनर तो रिटायर हो ही सकता है ना, कैसे रिटायर होगा, पार्टनरशिप एट विल है, तो गिविंग नोटिस इन राइटिंग। कैन इंट्रोड्यूस एस एज अ पार्टनर, माइनर, देखो माइनर को तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज अ बेनिफिशियरी, बेनिफिट टू पार्टनरशिप प्रोवाइडेड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर ऑब्टेन। ये हो गया तुम्हारा बिट 1। बिट 2 सर, वेदर मिस्टर एस हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, मैंने बोला था माइनर के पास राइट होता है, माइनर के पास कुछ राइट्स होता है, याद है, उसमें से एक राइट क्या था, राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो राइट माइनर के पास है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। नाउ वेदर मिस्टर एस हैज एन ऑथोरिटी टू स्यू मिस्टर टी, अब मिस्टर टी कौन है सर, क्लाइंट है, अब क्या एस के पास राइट है टू स्यू टी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अब देखो वो स्यू तभी कर सकता है, दो केस, एक तो पार्टनर होना चाहिए और एक सर फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो सर फर्म तो रजिस्टर्ड है ही, प्लस पार्टनर ये जो माइनर है, माइनर इसने नोटिस नहीं दिया, जैसे इसने मेजॉरिटी अटेंड किया इसने नोटिस ही नहीं दिया कुछ कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, तो अगर तुमने नोटिस ही नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा दैट यू आर अ पार्टनर, और अगर ये मान लिया जाएगा यू आर अ पार्टनर, डीम्ड पार्टनर, और फिर फर्म रजिस्टर्ड है, तो नाउ यू कैन स्यू मिस्टर टी। तो यस ये हैज एन ऑथोरिटी, व्हाई सर, क्योंकि नोटिस नहीं दिया, डीम्ड टू बी पार्टनर एंड फर्म रजिस्टर्ड है, तो नाउ यू कैन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फीस। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया कि फर्म रजिस्टर्ड है और पार्टनरशिप एट विल है, इसीलिए। तो याद रखना एस के पास पूरा ऑथोरिटी है टू स्यू मिस्टर टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। गॉट इट। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख लिया, आंसर तुम देख लेना, प्रोविजन एज इट इज, वही नोट्स है, मतलब सारा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखने वाला तुम्हें जो बाहर से, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो पूरा कहानी है, मतलब इंस्टीट्यूट ऐसे ही करता है, पहले पूरा कहानी बनाएगा कि एक आरएम है जो घर का आइटम वगैरह बेचता है, हैंडलूम आइटम विद हिज वाइफ, उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया एक काम करो तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, क्योंकि दो जन है आरएम एंड वाइफ, अब बिजनेस कॉर्पोरेट्स करेंगे तो उससे क्या होगा, उनको रिकॉग्निशन मार्केटिंग स्ट्रक्चर वगैरह हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट वगैरह भी कर पाएंगे। दे स्टैब्लिश्ड आरएम, अब उन्होंने बनाया आरएम प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम दो मेंबर्स है, मिस्टर आरएम एंड मिस आरएम, विद बोथ एज द सोलो मेंबर्स। अब ये सोलो मेंबर्स पता नहीं क्यों लिखा है, विद सोल मेंबर्स लिखा है, सोल मेंबर्स का कोई मतलब ही नहीं है, नॉर्मली मेंबर्स लिखता है तो भी चल जाता, ठीक है। दे गॉट द वर्क ऑर्डर्स ऑन जॉब बेसिस फ्रॉम लोकल आर्टिसंस, सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट, एक्सपोर्टेड देम, ठीक है। कंपनी आल्सो सिक्योर्ड अ बैंक लोन, ओके। अब मतलब बताओ कोई भी इस पैरा का कोई रिलेवेंस है, कोई रिलेवेंस नहीं, क्या इस पैरा का भी कोई रिलेवेंस है, कोई रिलेवेंस नहीं, बस इतना याद रखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है, दो मेंबर्स है बस। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, ट्रेजिकली आरएम मेट विद एन एक्सीडेंट पास्ट, हमें क्या, मर जाए तो मर जाए नाउ मिस आरएम वाज द ओनली मेंबर इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब अब ये इंपॉर्टेंट है, नाउ मिस आरएम वाज द ओनली, तो क्या एक ही मेंबर बचा, ओनली वन मेंबर इज लेफ्ट। अ फैमिली फ्रेंड सजेस्टेड इंक्लूडिंग अ ब्रदर एज अ, मतलब फैमिली फ्रेंड ने बोले काम करो इसके अपने भाई को ले आओ एज अ मेंबर, दो मेंबर हो जाएंगे तो प्राइवेट लिमिटेड रहेगा कंटिन्यू, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने क्या किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट कर दिया इनटू ओपीसी एंड नॉमिनेटर ब्रदर। अब उसने कन्वर्ट किया प्राइवेट को ओपीसी में, प्लस उसने अपने ब्रदर को नॉमिनेट किया एज अ नॉमिनी, जो रहता कहां पर है सर, ही इज इन लंदन, अभी वो यूके में रहता है, ठीक है, लंदन यूके। अब देखो मेन तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देना है, वेदर मिस आरएम डिसीजन टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू एन ओपीसी इज लीगली वैलिड। मैंने बोला था, मैंने क्लास में बोला था कि तुम प्राइवेट कंपनी को ओपीसी भी कर सकते हो, ओपीसी को भी प्राइवेट कर सकते हो, बस ओपीसी को तुम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये मैंने बकायदा नोट्स में भी लिखा है। तो याद रखना यहाँ पर उसका डिसीजन वैलिड है, ये तुम कन्वर्जन कर सकते हो। कुछ एडिशनल कंडीशंस है, वो कंडीशन तुम्हारे सीए फाउंडेशन नहीं है, सीए इंटर में, बस तुम्हें तो इतना लिखना है कि डिसीजन वैलिड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इन ओपीसी, ठीक है, और वैलिड भी है क्योंकि एक मेंबर चाहिए, एक मेंबर है भी, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन अब देखो व्हेन, क्वेश्चन ध्यान से देखो, व्हेन आरएम डिसीजन टू नॉमिनेट अ ब्रदर एज अ नॉमिनी इज नॉट वैलिड, क्वेश्चन उन्होंने उल्टा लिखा है, व्हेन डिसीजन टू नॉमिनेट अ ब्रदर इज नॉट वैलिड, मतलब कब, ऐसा कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है या केसेस है जहां पर तुम अपने भाई को अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ नॉमिनी। तो हमने पढ़ा था कि नॉमिनी कौन बन सकता है सर, नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे रेसिडेंट हो या ना हो, एंड माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए,
तो कब ये डिसीजन वैलिड नहीं माना जाएगा? अगर वो नेचुरल पर्सन नहीं है तो डिसीजन वैलिड नहीं है, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो डिसीजन वैलिड नहीं है, अगर वो मेजर है, सॉरी अगर वो मेजर नहीं है, अगर वो मेजर नहीं है तो भी डिसीजन क्या है? वैलिड नहीं। मतलब अगर वो माइनर है तो भी डिसीजन वैलिड नहीं। तो तुम्हें ये 3 पॉइंट लिखना है सर, नेचुरल पर्सन नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, और अगर वो माइनर है तो इस केस में डिसीजन माना जाएगा नॉट वैलिड। मतलब तुम्हें इसका आंसर थोड़ा उल्टा लिखना है, नॉट अ नेचुरल पर्सन, नॉट अ सिटीजन एंड अ माइनर, उस केस में डिसीजन इज नॉट वैलिड। ये भी हमने डिस्कस किया था। कंडीशंस फॉर नॉमिनी, कि नॉमिनी के लिए कुछ कंडीशंस होता है। अब यही कंडीशंस याद रखना मेंबर के लिए अप्लाई होता है। मेंबर नॉमिनी के लिए सेम कंडीशन है, नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन को श्योरिटी का, और आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम्पल के तहत, एंड आई थिंक इसी एक सिमिलर क्वेश्चन था मेरे क्वेश्चन बैंक में जो मैंने डिस्कस किया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। और ये भी बहुत सिंपल है, मतलब कुछ नहीं है इसमें। बताओ वो को श्योरिटी बन रहे, 4 लाख का लोन है, ABC एंड आर को श्योरिटी, मतलब को श्योरिटीज, ठीक है। तो को श्योरिटीज तुम बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का लाइबिलिटी है मैक्सिमम 1 लाख, बी का है 2 लाख, सी का है 4 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आर ने डिफॉल्ट किया, लोन कितने का था? 4 लाख का, तो 4 लाख का डिफॉल्ट हुआ। अब मैक्सिमम लाइबिलिटीज क्या है सर? 1, 2 एंड 4। अब 4 लाख का हमने पढ़ा था कि को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट अमाउंट इक्वली, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इक्वल मतलब क्या होगा सर? 4 लाख डिवाइड बाई 3, ठीक है। लेकिन ए का मैक्सिमम कितना है सर? 1, तो वो तो 1 ही देगा। अगर तू 4 लाख डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1.67 आएगा, लेकिन ए तो 1 देगा, तो वो ए का लाइबिलिटी 1 होगा। अब 4 में से 1 गया, बचा कितना सर? 3। अब 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, तो 1.5, 1.5, डन हो गया आंसर। तो कितना देगा? ए देगा 1, बी देगा 1.5, सी देगा 1.5। अच्छा, अगर लोन अमाउंट 6 लाख होता तो भी वही इक्वली 2, 2, 2, लेकिन ए का लाइबिलिटी कितना? 1, तो वो तो 1 ही देगा सर। बचा कितना? 5। अब 5 किस होगा? 2.5, 2.5, लेकिन बी का भी कितना है? 2, तो वो भी 2 देगा। अब कितना बचा सर? 6 में से 1 और 2 चला गया, 3, तो 3 बचा, तो 3 कौन देगा सर? सी देगा। ये है तुम्हारा आंसर। तो प्रोविजन क्या लिखना है? वो 2 प्रोविजन, कि एक तो तुम को श्योरिटीज लायबल होंगे इक्वली, एंड अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, जितना उनका मैक्सिमम है उतना ही वो देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। अप टू द अमाउंट विच दे आर, मतलब अप टू द अमाउंट विच दे आर लिमिटेड, जितना उनका लिमिटेड अमाउंट है उतना तक ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मतलब ये है तुम्हारा। तुम इमेजिन करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उन्होंने बिट 1 और बिट 2 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स 7 मार्क्स 9 यूनिट्स है, उसमें से 7 मार्क्स उन्होंने पहला यूनिट से ही पूछ लिए, यूनिट 1 से 7 मार्क्स पूछ लिए, सोचो यूनिट 1। अब तुम मतलब इमेजिन करो कि इंस्टीट्यूट मतलब पेपर उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सिंपल रखा है, इतना सिंपल रखा है। ये वाला क्वेश्चन क्या था? इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर। बार बार मैंने बोला इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, वो अलग है। अगर तुम इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, इट विल बिकम एन ऑफर, इट विल नॉट बिकम एन अग्रीमेंट। तो यहाँ पर इस केस में यू आर नॉट कंपेल्ड टू सेल द आर्टिकल बिकॉज इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन, और अगर तुम ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, इट विल बिकम एन ऑफर एंड नॉट एक्सेप्टेंस। तो इस केस में यू आर नॉट कंपेल्ड। ये वाला क्वेश्चन सोशल अग्रीमेंट वाला बार बार मैंने पढ़ाया था। इट्स अ बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला केस, मिस्टर बैल्फर वर्सेस मिस बैल्फर, सोशल अग्रीमेंट है। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं है। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल कब होता है? इफ इट इज इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहाँ पर सोशल अग्रीमेंट है, देयर आर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो इस केस में मिसेस प्रिया वोंट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट। तुम्हें यहाँ पर ये केस लॉ लिखना पड़ेगा। द सेम थिंग वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मिस्टर बैल्फर वर्सेस मिस बैल्फर। इजी क्वेश्चन, मतलब तुम इमेजिन करो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। मतलब बैल्फर वर्सेस बैल्फर जो एकदम इजी है, जो हमने बहुत ही यूनिट 1 में डिस्कस किया था, बेसिक्स, यूनिट 1 का बेसिक्स था ये सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 6-7 मार्क का क्वेश्चन। क्या है? क्लासिफाई द टाइप। देखो पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट डिलीवरी। हमने बोला था, पढ़ा था ये, डिलीवरी के थ्रू से भी या एंडोर्समेंट डिलीवरी। सर क्लासिफाई the different types of negotiable instruments according to the manner in which it is made। अब यहाँ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सर मैनर तो बहुत है सर, बियरर एंड ऑर्डर भी है सर फॉरेन एंड ये क्या बोलते हैं इनलैंड भी है सर, फॉरेन इनलैंड बियरर ऑर्डर, सर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट चेक ये भी तो है सर।
तो सिंपल है ना, इंस्टीट्यूट ने जो ये लाइन दिया है इसका कोई रीजन है ना, इसका मतलब इंस्टीट्यूट कहना चाहता है तुम ये बताओ कि डिलीवरी वाला कौन सा है, इंडोर्समेंट डिलीवरी वाला कौन सा है। तो मियर डिलीवरी कौन सा है, बियरर, इंडोर्समेंट डिलीवरी वाला कौन सा है, ऑर्डर। तुमको यही एक्सप्लेन करना है, बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और कुछ नहीं इसके अलावा। बियरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करके आना, ठीक है। और अगर तुमने कुछ और भी एक्सप्लेन किया फॉरेन, इनलैंड, बिल, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन तो तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है बियर एंड ऑर्डर। और पूछ लिया उन्होंने 7 मार्क का, सोचो, हालांकि इसमें कुछ कंटेंट है नहीं इतना बियर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 मार्क का पूछ लिया, सोचो। ये मुझे भी नहीं समझ में आया कि उन्होंने 7 मार्क का कैसे पूछ लिया, ठीक है। डिफाइन लॉ एंड एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ, ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। सोर्सेज ऑफ लॉ में सर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोर्स ऑफ लॉ, एक्ट जो विच इज पास बाय द पार्लियामेंट, सोर्स ऑफ लॉ, जुडिशियल क्या बोलते हैं, जुडिशियल डिसीजंस या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो कोर्ट वगैरह पास करते हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। प्लस क्या बोलते हैं सर, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस वो भी सर सोर्स ऑफ लॉ है। प्लस कस्टम्स, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज ऑफ लॉ है, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन है सर यूनिट 2 से, कंडीशन एंड वारंटी एज इट इज क्वेश्चन, लैपटॉप का एज इट इज, मतलब मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है लैपटॉप का, मैंने बोला था गेमिंग लैपटॉप चाहिए था उसको, एंड उसने कुछ और लैपटॉप दिया था, पूरा एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन। मिस्टर एस विजिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आस्क्ड फॉर अ लैपटॉप सुटेबल फॉर हाई एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्समैन ने रिकमेंड किया था स्पेसिफिक मॉडल, उसे चाहिए था हाई एंड ग्राफिक वाला लैपटॉप। अब सेल्समैन ने बोला है एक स्पेसिफिक मॉडल, अश्योरिंग हर कि वो उसका नीड्स को मीट करेगा। रिलाइंग ऑन दिस एडवाइस मिस एस परचेजेस द लैपटॉप, मतलब मिस एस हैज रिलाइड ऑन द जजमेंट एंड स्किल गिवन बाय द सेलर, मतलब पूरा वही जजमेंट एंड स्किल वाला कंसेप्ट है। परचेजर ने अपना क्या बोलते हैं पर्पस भी बता दिया, और उसने रिलाई भी किया जजमेंट एंड स्किल के ऊपर। प्लस एस कौन है, डीलर ऑफ गुड्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन। हाउएवर आफ्टर यूजिंग इट शी रियलाइजेस कि लैपटॉप के पास तो नेसेसरी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी नहीं है। कैन एस टेक अ लीगल एक्शन, यस, क्यों सर, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, वो 3 कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई होते हैं। परचेजर ने अपना पर्पस ही बता दिया, रिलायड ऑन द जजमेंट एंड स्किल, डिस्क्रिप्शन भी वही है, सेलर डील्स इन द सच गुड्स, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पर तुम रेप्यूडेट कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो, रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट, रिकवर योर प्राइस, रिटर्न द गुड्स, रिटर्न द लैपटॉप, रिकवर योर प्राइस। तो यहाँ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन है, क्लियर एज, मतलब इससे सिंपल और इंस्टीट्यूट क्या ही पूछेगा। नेक्स्ट सर ये है यूनिट 3 से, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। हमने बोला था कि नॉन ओनर ये वाला वो है प्लेजर वाला, याद है कि प्लेजर किसी और को बेच रहा है, तो जो बायर है ही विल अक्वायर द टाइटल इन गुड फेथ प्रोवाइडेड उसने ही विल अक्वायर द वैलिड टाइटल प्रोवाइडेड क्या था, उसने गुड फेथ में लिया विदाउट एनी नोटिस। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आर एल ज्वेलर्स के पास वैलिड टाइटल है। अब रेमेडियल एक्शन अवेलेबल टू आर क्या है सर, आर के पास जिसने लोन दिया था और वो क्या बोलते हैं ज्वेलरी गिरवी में रखा है, तो उसके पास सर क्या रेमेडियल एक्शन है। अब उसके पास क्या है सर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, जो लोन उसने दिया है वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम एस, बस ये रेमेडियल एक्शन है, ही कैन रिकवर द लोन फ्रॉम एक्स। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो एस ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जो ज्वेलरी गिरवी पे रखा वो ज्वेलरी उसने बेच डाला, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर तुम लोन का रिकवरी कर सकते हो, ठीक है, ये एक्शन है। और ज्वेलर के पास तो वैलिड टाइटल है, ये तो वैलिड टाइटल है नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप फॉर्म, अगेन इजी क्वेश्चन, ये रिटायरमेंट के ऊपर है। वो बंदा रिटायर होता है 2022 में, लेकिन बंदे ने क्या किया सर, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। मैंने बोला जब तक तुम पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते हो तब तक तुम्हारा लाइबिलिटी चलता रहेगा। तो यहाँ पर 2024 में आर ने एंटर किया बिजनेस ट्रांजेक्शन में विद एसआर एंटरप्राइज बिलीविंग कि एएम वाज स्टिल अ पार्टनर। उसे अभी भी ये उसे, क्योंकि उसने तो नोटिस ही नहीं दिया ना, तो बाहर वाले को तो यही लगेगा कि बंदा पार्टनर है ना। तो व्हेन मिस एसआर डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, आर ने डिमांड किया कि एम शैल बी लायबल। एम ने बोला कि मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं, तो मैं लायबल क्यों होगा। तो यहाँ पर क्या एम लायबल होगा, आंसर इज यस। क्यों सर, क्योंकि उसने रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया। हमने बोला था रिटायरमेंट का नोटिस देना कंपलसरी है, और ये पार्टनर है एक्टिव पार्टनर, तो एक्टिव पार्टनर को तो ऐसे भी नोटिस देना पड़ेगा। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा रिटायरमेंट वाला प्रोविजन, नोटिस देना पड़ेगा, प्लस तुम एक्टिव पार्टनर का भी प्रोविजन लिख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में याद रखना एम शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द अबव डेट।
तो लाइबिलिटी कब तक रहता है सर? जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। उसके अगर नोटिस दे दोगे तो तुम्हारा लाइबिलिटी होता है खत्म फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। नेक्स्ट क्या है सर? सर ये भी पार्टनरशिप, हाँ क्या क्वेश्चन है सर बताओ? इसमें वो है एक्सपल्शन, ये भी वही यूनिट 2 एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। सर पार्टनर को एक्सपल किया जा सकता है, कंडीशन है सर कि पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शैल डिसाइड। एक्सपल्शन गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या है सर? इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, नोटिस दो जिसको निकाल रहे हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसे मौका दो बोलने का, ये गुड फेथ है। कंडीशन सेटिस्फाइड है, तुम उसे निकाल सकते हो, तो एक्शन बाय द पार्टनर जस्टिफाइड, यस प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच शैल बी केप्ट इन माइंड सर बिफोर एक्सपेलिंग अ पार्टनर? वही यही सब फैक्टर है, ठीक है, इससे सिंपल कुछ और हो नहीं सकता। आई थिंक ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, आई थिंक ये स्टडी मटेरियल का है, मुझे याद नहीं, आई थिंक ये स्टडी मटेरियल का ही है, आई एम श्योर कि ये स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था। मतलब बिलीव बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे जो एज इट इज इंस्टीट्यूट ने डाल दिया एज इट इज, और जो नहीं एज इट इज वो नोट्स है, वो सब हमने एग्जांपल डिस्कस किए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जांपल के बाहर से। स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सर सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, प्लेज और डॉक्यूमेंट टाइटल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। प्लेज हमने पढ़ा है, नॉर्मली प्लेज कौन करता है सर? जो ओनर है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पर नॉन ओनर भी प्लेज कर सकता है ना, तो ये इनवैलिड प्लेज नहीं होगा। ये पहला केस है, मर्केंटाइल एजेंट नॉन ओनर कैन प्लेज, प्रोवाइडेड क्या है? उसके पास गुड्स होना चाहिए पोजीशन में, गुड फेथ में होना चाहिए, डन। तो यहाँ पर तुम प्लेज कर सकते हो, इट्स नॉट अ वैलिड प्लेज, ये फॉल्स है, ठीक है, ये मतलब इट्स अ वैलिड प्लेज, सॉरी इट्स अ वैलिड प्लेज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? ए ने अपॉइंट किया बी को एज एन एजेंट, अपना एजेंट के तहत उसे अपॉइंट किया कि भैया हमारा जमीन बेच दो, और सब्सिक्वेंटली अंडर द ऑथोरिटी ऑफ ए। अब देखो ए के ऑथोरिटी में जो उसका एजेंट है बी, उसने अपॉइंट किया सी को एज हिज एजेंट, बी ने अपॉइंट किया सी को एज हिज एजेंट, इसका मतलब सी इज अ सब एजेंट, और किसके ऑथोरिटी में? ए के, इसका मतलब सी इज अ वैलिड सब एजेंट। हमने बोला था नॉर्मली तुम सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हो, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, तो यहाँ पर अंडर द ऑथोरिटी ऑफ ए you can appoint C as your agent, this is sub agent. Later on A revokes, A ने agent से revoke कर दिया B का, but not that of C, तो C का authority cannot be terminated। अरे हमने बोला है termination of agency, अगर agency terminate हो गया तो contract of sub agency भी क्या terminate, खत्म। तो यहाँ पर ये statement क्या है? false। authority of C भी होता है यहाँ पर terminate, ये termination of agency का concept है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड, ये तो बकायदा मैंने नोट्स में लिखा है एग्जांपल में कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। स्टेटमेंट है ट्रू। क्यों सर? क्यों? हमने ये मैंने बताया भी था कि इंसान का जो जिंदगी है उसका कोई भी कीमत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर नहीं होता। क्लियर? उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये है आफ्टर साइड डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। He draws the bills of exchange payable 60 days, ठीक है सर, to Mr. J। J ने बिल होल्ड 60 days आफ्टर साइड है, ठीक है सर, payable 60 days आफ्टर साइड मतलब डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। Mr. J holds the bill for 30 days before presenting it to Mr. N who is a drawer, तो वो 30 दिन के लिए अपने पास रखते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग। नाउ अब उसने प्रेजेंट किया, मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट किया अपॉन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट किया, बंदे ने एक्सेप्ट किया। डिसाइड वेदर व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल कमेंस, तो सबसे पहले तो सर ये आफ्टर साइट है, इसका मतलब जब तुम प्रेजेंट करोगे वहां से 60 डेज में। तो हमने वहां पढ़ा था, इसके ऊपर नोट मैंने लिखा था कि अगर कोई डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो फर्स्ट तो हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस का टाइम है 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स यू कैन एक्सेप्ट, और जैसे ही तुम बिल प्रेजेंट करते हो फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर क्या है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो 60 डेज के भीतर उसे पे करना है। तो मैच्योरिटी पीरियड कब शुरू होगा सर? मैच्योरिटी पीरियड शुरू होगा जैसे ही तुमने प्रेजेंट किया प्लस 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस, वहां से शुरू होता है मैच्योरिटी पीरियड, वहां से शुरू होता है मैच्योरिटी पीरियड। और कब तक रहेगा सर? 60 डेज के भीतर उसे पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड शुरू कब होगा सर? प्रेजेंट किया एंड एक्सेप्टेंस का टाइम है 48 आवर्स, तो प्लस 48 आवर्स, तो 30 डेज जैसे ही प्रेजेंट किया वहां से प्लस 48 आवर्स, वहां से शुरू होता है मैच्योरिटी पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है सर? A promissory note is made payable at a specific place on a fixed date. On a fixed date.
ठीक है सर, ये स्पेसिफाइड, प्लेस भी स्पेसिफाइड है, डेट भी स्पेसिफाइड है। होल्डर ने नोट प्रेजेंट किया सर 2 days आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब मान लो आज का ड्यू डेट है तो 2 दिन के बाद किया, बिकॉज ऑफ, अब रीजन देखो क्या, बिकॉज ऑफ अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस। अनफोरसीन मतलब इमरजेंसी हो गया होगा, कुछ मान लो कोविड हो गया होगा, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गया, उसके वजह से उस बेचारे का डिले हो गया। तो डज द डिले इन प्रेजेंटेशन अफेक्ट्स मोहन्स राइट टू रिकवर, ये मैंने बोला था कि डिले इन प्रेजेंटेशन शॉल बी एक्सक्यूज्ड इफ such delay is due to circumstances which are beyond the control of the holder। तो यहाँ पर delay in presentation will not affect the right to recover, यहाँ पर चलता है, जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कोविड के केस में, वहाँ पर डिले चलता है क्योंकि भाई कोविड हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो नेचर का खेल है, तो इसलिए डिले इन प्रेजेंटेशन विल नॉट अफेक्ट मोहन्स राइट टू रिकवर द अमाउंट, है ना, बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे सिंपल और क्या ही है। सेकेंड, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ डिले इन प्रेजेंटेशन बी एक्सक्यूज्ड, मैंने बोला दोस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर, उन केसेस में तुम डिले इन प्रेजेंट करोगे तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। ये कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड, याद है, कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन है फ्रॉड के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, फ्रॉड का डेफिनेशन और वो 5 पॉइंट याद है। फ्रॉड में क्या क्या आता है सर, कुछ गलत बोलना जानबूझ के, छुपाना वो भी फ्रॉड में आता है, प्लस क्या था, कुछ अदर थिंग्स जो अदर लॉ में कवर्ड है वो भी फ्रॉड में आता है। तो वो 5 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो सब तुम्हें लिखना है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द इंस्टेंसेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। अब देखो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, रिसाइंड कर सकते हो, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स है, एंड फ्रॉड के केस में तुम चाहो तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, ये हमने पढ़ा था सर। स्टेट द इंस्टेंसेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इन केस ऑफ फ्रॉड, कब होता है, 2 केस याद है, जो तुमने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के बेसिस में तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, याद है, मतलब जो स्टेटमेंट, मतलब दैट स्टेटमेंट जो सामने वाले पर्सन ने दिया है, तुम कॉन्ट्रैक्ट उस वजह से नहीं कर रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई दूसरे वजह से, तो उस केस में। एंड सेकंड सर, अगर तुमने ऑर्डिनरी डिलीजेंस अप्लाई नहीं किया तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वायरेबल नहीं है, तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस अप्लाई नहीं किया तब। एंड सेकंड है स्टेटमेंट जिसके बेसिस में तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इज नॉट एन इंड्यूसिंग स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट उसने दिया इंड्यूस करने के लिए, तुमने उस बेसिस में नहीं, तुमने कोई दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट किया। उसका कुछ एक लाइन भी था, हमने पढ़ा था नोट्स में, तुम वो देख लोगे तो वो समझ में आता है, ठीक है। तो ये 2 केसेस है जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्या है सर, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या होता है सर, जितना काम किया है अगर उसका रेम्यूनरेशन अग्रीड नहीं है तो जितना काम किया है उतना पैसा तो मिलेगा, अगर तुम बीच में भी टर्मिनेट कर दो तो, वही हमने पढ़ा है ना। और एक्सप्लेन 4 केसेस इन विच अ क्लेम अराइज, तो वो तुमको लिखना है, इजी क्वेश्चन है, नोट्स में था, इजीली कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है सर, सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस प्लस हायर परचेज डिफाइन करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट नोट्स एज इट इज, पूरा का पूरा, कुछ नहीं है। हायर परचेज क्या था सर, गुड्स लेट ऑन हायर अंडर एन अग्रीमेंट, जहां पर कुछ कंडीशंस होते हैं सर। कंडीशंस क्या है, प्रॉपर्टी पास ऑन होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट में, हर मतलब पोजेशन होता है सर हायरर के पास, और उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है पीरियोडिक बेसिस में। और लास्ट में क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट हायरर जो है वो कभी भी चाहे तो टर्मिनेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वो 3 कंडीशंस था, प्लस सर डिफरेंसेस है कि सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएट बेसिस में ट्रांसफर होता है, हायर में बाद में होता है। तो सेल में बायर के पास क्या है, ओनरशिप आ जाता है, हायरर के पास ओनरशिप नहीं आता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना करे। तो उसमें जो मल्टीपल डिफरेंसेस थे 4 या वो 5 तो लिखने हैं, तो 5 तुमको लिख के आना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, स्ट्रेट अवे मटेरियल से है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होता है खत्म। अब मेरा रिव्यू ये है, देखो क्वेश्चन पेपर अगर मैं सच में बोलूँ ना तो पेपर सिंपल है, पेपर है पूरा नोट्स से, और पेपर है पूरा एग्जाम्पल से और क्वेश्चन बैंक से, और कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ना, मतलब सच बोलो, अगर उसने सलीके से, मतलब अगर उसने ढंग से भी उसने प्रिपेयर किया ना, ईमानदारी से, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा प्रिपरेशन, ईमानदारी से अगर उसने प्रिपेयर किया ना, जितना मैंने पढ़ाया है, अगर वो बंदा उतना भी अगर पढ़ के गया है
अगर उसने क्वेश्चन बैंक में नहीं देखा, मान लो उसने अगर नोट्स भी पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा है ना, वो आराम से तुम यहाँ पर आराम से तुम 60 रख सकते हो आराम से। क्यों? और जिसने अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, 70 और 80 तो कहीं नहीं जाने वाला, 70 से 80 तो कहीं नहीं जाने वाला। मतलब इतना सिंपल पेपर है। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द नोट, और एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जहाँ इंस्टीट्यूट ने तुम्हें कंफ्यूज करने का ट्राई किया। सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल एग्जांपल से लिए गए हैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने सलीके से तरीके से भी अगर पढ़ा है ना, वो बच्चा आराम से यहाँ पर आराम से वो सिक्योर कर लेगा 60 आराम से। क्लियर है? एंड हो सकता है कि तुम्हें, और अब क्वेश्चन पेपर हो सकता है थोड़ा लेंथी भी लगे। मैंने देखो हमने बोला था अगर इंस्टीट्यूट सबमिट्स में क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर हो सकता है पेपर लेंथी आ जाए, और ये इंस्टीट्यूट का रीति रिवाज है, अगर इजी देंगे तो लेंथी देंगे, ये इंस्टीट्यूट फॉलो करता है ये पैटर्न। तो लेंथी था पेपर, नो डाउट। हो सकता है किसी स्टूडेंट का क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस छूट भी गया होगा, उसको आता होगा लेकिन फिर भी बेचारा नहीं लिख पाया होगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुमने एग्जाम्स वगैरह दिए, अब हमने जैसे मॉक एग्जाम्स करवाए थे अपने बैच में, 2 मॉक एग्जाम्स हमने किए थे, तो आई होप स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होता है खत्म। तो आप लोगों को हमने डिस्टर्ब किया है उसके लिए सॉरी। आप अपना पूजा एंजॉय करो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अभी रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम है, तो एंजॉय करो अभी 2 हफ्ता 3 हफ्ता, और उसके बाद आफ्टर 2, ऐसा नहीं कि एंजॉय करते ही रहो, तो 2 to 3 वीक्स है, एंजॉय करो। उसके बाद डिसाइड करना, असेस करना कि पास होंगे या नहीं होंगे, एंड अकॉर्डिंगली मैं तो कहूँगा स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CA इंटर। अगर तुम्हें लगता है कि क्लियर हो जाएगा, एंड जैसे मैंने रिव्यू सुने 4 पेपर के, आई थिंक अकाउंट्स वॉज बिट लेंदी एंड हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड भी था बच्चों के लिए, जो मैंने रिव्यू सुना। बाकी तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अकाउंट्स तो लेता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लॉ लेता हूँ। लॉ का पेपर नो डाउट ईजी है। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स भी आई थिंक पेपर वॉज MCQs आता है, आई थिंक इट वॉज ईजी, बच्चों का रिव्यूज तो अच्छा था। ठीक है, तो दिस इज हाउ। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा, तो मैं तो यही कहूँगा आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर CA इंटर। क्योंकि देखो जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे उतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आने वाला है, और उतना इजी होगा तुम्हारे लिए पहले अटेम्प्ट में दोनों का दोनों ग्रुप निकालना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। बाकी बहुत सारे रिविजन वीडियोस, बहुत सारे चीज आने वाले तुम्हारे लिए। तो क्या क्या आने वाले मैं अभी नहीं पता होगा, जब जब जो आएगा वो तुम्हें मेरे चैनल में दिखता रहेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट सेशन में।